नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सपीरियंस इंस्टीट्यूट पे। मैं हूं दीपक बघेल, आप है मेरे साथ आज ज्योग्राफी के चैप्टर पढ़ने के लिए। ठीक है साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्राथमिक क्रियाएं। और प्राथमिक क्रियाएं क्या होती हैं आज उसके बारे में समझेंगे। और उससे पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहता हूं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हैं कि चलिए ये बताइए कि आपके पिताजी किस सेक्टर में काम करते हैं, वो किस सेक्टर में अर्थव्यवस्था के कार्य कर रहे हैं। आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, कौन सा रिश्तेदार किस सेक्टर में काम कर रहा है अर्थव्यवस्था के, ये बताइए। यदि आप ये सब जानते हैं कि आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके पिताजी अर्थव्यवस्था के किस सेक्टर में काम कर रहे हैं तो जरूर कमेंट में बताएं। और अगर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को अच्छे से देखें। तो साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं कि आर्थिक कार्य क्या होते हैं, मानव के द्वारा आर्थिक क्रियाएं कौन कौन सी की जाती हैं और हम उन्हें फिर किन किन सेक्टर में बांट के पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में आज हम पढ़ने जा रहे हैं मानव की आर्थिक क्रियाएं और उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य। तो प्राथमिक क्रियाएं बाद में पढ़ेंगे, पहले हम जान लेते हैं कि मानवीय क्रियाएं क्या है, मानव की जो आर्थिक क्रियाएं वो क्या है, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो मानव की जो आर्थिक क्रियाएं हैं बेसिकली हम उनको चार भागों में बांट के पढ़ते हैं, जिन्हें हम प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं, तृतीयक क्रियाएं या फिर चतुर्थक क्रियाएं कहते हैं। इन्हीं को हम चतुर्थक एवं पंचम क्रियाएं कहते हैं। साथियों, पहला जो है आपका प्राथमिक क्रियाएं, उनमें आपके खनन, कृषि, पशुपालन ये सभी कार्य आते हैं। दूसरा है आपका द्वितीयक क्रियाएं, जिन्हें आप विनिर्माण या औद्योगिक सेक्टर में लगे हुए लोगों को आमतौर पर देखते हैं तो वो विनिर्माण के कार्य कहलाते हैं, यानी द्वितीय क्रिया कहलाते हैं। आगे तीसरा तृतीय क्रियाएं, इन्हें आप सेवा क्षेत्र कहते हैं, जिसमें आपके कई प्रकार की सेवाएं शामिल होती हैं। चतुर्थक क्रियाएं, चतुर्थक क्रियाएं भी आपके कौशलों से जुड़े होते हैं। कुछ ये पांच चतुर्थक एवं पंचम क्रियाएं कहते हैं इनको, और यहाँ पे 5 गलत लिख दिया गया है। असल में बेसिकली जो चतुर्थक क्रियाएं हैं वो आपके स्किल्स पर निर्भर करती हैं। जैसे आप कोई कौशल सीखते हो, कोई स्किल सीखते हो, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर स्किल्स। जैसे कि आपने कंप्यूटर स्किल्स सीखी तो उसके लिए एक अलग से कोर्स किया, तो उससे आपकी स्किल्स इवॉल्व हुई हैं, आपने स्किल्स को सीखा है, तो वह आपकी उसके द्वारा जो सेवाएं दी जाएंगी तो वह आपका चतुर्थक सेक्टर कहलाएगा, चतुर्थक क्रियाएं कहलाएंगी। लेकिन जब हमारे देश के बड़े बड़े नीति निर्माता, राजनीतिज्ञ अपने अपने थॉट्स के अनुसार नीतियों को बनाते हैं और कार्यान्वित करवाते हैं, तब हम उनकी सेवाओं को पंचम क्रियाकलाप में रखते हैं। ठीक है, आगे अब आर्थिक क्रिया बेसिकली होती क्या है, तो मानव के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं जिनसे उसे आय प्राप्त होती है, इनकम जनरेट होती है, तो मानव के द्वारा किए जाने वाले वे सभी कार्य जिससे उसे आय प्राप्त होती है वे आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। और आर्थिक क्रियाओं को हमने 4 भागों में बांट के पढ़ा है, जिन्हें आप प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक एवं पंचम क्रियाएं कहते हैं। ठीक है, आगे अब आर्थिक क्रियाएं पढ़ें तो आर्थिक क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे हम। पहले प्राथमिक क्रियाएं, प्राथमिक क्रियाएं क्या हैं तो सुनिए। प्राथमिक क्रियाएं बेसिकली आपके पर्यावरण पर निर्भर होती हैं। ठीक है, आखेट एवं भोजन संग्रहण इसकी पहली क्रिया है, आखेट एवं भोजन संग्रहण। देखिए, शुरुआत में मानव का जब विकास होने से शुरू बात कर रहे हैं, मानव जब विकसित होना शुरू हुआ, उसने अपनी सभ्यताएं बसाई, उससे पहले की बात कर रहे हैं। उससे पहले मानव क्या करता था, जंगलों में निवास करता था, वनों में रहा करता था और अपने जीवन पालन के लिए, भरण पोषण यानी पेट पालन के लिए क्या करता था, वो शिकार किया करता था। तो मानव शिकार करके अपना जीवन चलाता था और जीवन चलाने के लिए वो शिकार पर जाया करता था। इसके अलावा और क्या काम था इसका, तो शिकार के अलावा दूसरा काम था इसका पेड़ पौधे इकट्ठे करना। कौन से पेड़ पौधे, जिन्हें वो खा सकता है। कुछ ऐसे पेड़ पौधे, कंदमूल होते थे, जड़ें होती थी, जिन्हें मानव खाकर अपना पेट भरा करता था, और इसी को आप भोजन संग्रहण एवं आखेट कहते हैं। इसमें क्या है, आखेट आदिकालीन मानव, आदिकालीन मानव क्या है, जो आदि मानव के समय की बात है। आदिकालीन मानव अपने जीवन निर्वाह के लिए अपने समीप के वातावरण पर निर्भर करता था, यानी अपने आसपास के वातावरण पर निर्भर था।
और उसका जीवन निर्वाह दो कार्यों से होता था। पहला पशुओं का आखेट कर यानी पशुओं का शिकार करके होता था। दूसरा काम था इसका जंगलों से खाने योग्य, जंगल से खाने योग्य पेड़ पौधे व कंदमूल एकत्रित करके वो उससे अपना पेट भरा करता था। प्राचीन काल के अधिकतर पत्थर, प्राचीन काल में जो ज्यादातर उनके हथियार हुआ करते थे, औजार हुआ करते थे, वो ज्यादातर पत्थर लकड़ी के बने होते थे। और भोजन संग्रहण पशुओं का खेत प्राचीनतम ज्ञात क्रियाएं हैं। सुनिए जरा, भोजन संग्रहण यानी भोजन को इकट्ठा करना और शिकार करना पशुओं का प्राचीनतम ज्ञात क्रियाएं हैं जो कि आपको जान पड़ती हैं। क्योंकि ज्यादातर जब मानव शुरुआती अवस्था में था वो या तो भोजन संग्रहण करता था यानी भोजन को इकट्ठा करता था, कहीं से कंदमूल इकट्ठा कर लिया, खाने योग्य फल इकट्ठे कर लिए और उन्हें इकट्ठा करके लंबे समय तक रखा करता था। इसके अलावा वह शिकार किया करता था, पशुओं का शिकार करके उससे अपना पेट भरा करता था। आगे, यह विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न रूपों में किया जाता था, यानी कि मानव के द्वारा ये भोजन संग्रहण और शिकार कई क्षेत्रों में किया जाता था जिन्हें अलग अलग नामों से जाना गया। ठीक है, इस कार्य के लिए बहुत कम पूंजी तथा निम्न तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है, यानी कि इन्हें कोई ज्यादा बड़े विज्ञान और ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके लिए उन्हें आमतौर पर हथियार होने चाहिए और ज्यादा बड़े भी हथियार नहीं तो छोटे मोटे हथियारों से भी काम चल जाता था। इसमें भोजन अधिशेष नहीं रहता है, प्रति व्यक्ति उत्पादकता भी कम होती है, यानी कि ये उतना ही शिकार करते हैं, उतने ही पेड़ पौधे इकट्ठे करते हैं जितनी इन्हें आवश्यकता होती है और अपनी आवश्यकता के अनुसार उत्पादन करते हैं और उसे उपयोग कर लेते हैं। इसलिए इसमें भोजन अधिशेष यानी भोजन शेष बचता ही नहीं है, जितना ये इकट्ठा करते हैं उसको ये खुद ही कंज्यूम कर जाते हैं यानी खत्म कर देते हैं। ठीक है, आगे पढ़ें तो आगे हमें भोजन संग्रहण के विश्व के किन भागों में किया जाता था। कहने का मतलब यह है कि भोजन संग्रहण विश्व के किन दो क्षेत्रों में किया जाता था उनकी बात करेंगे। दो क्षेत्र का मतलब यह नहीं है कि केवल दो देशों की बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है पृथ्वी के अक्षांशीय विस्तारों के बारे में। सुनिए जरा, तो पृथ्वी है, अगर इसको पृथ्वी मान लो तो ये नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है। अब आपके नॉर्थ और साउथ पोल के अनुसार उच्च अक्षांश के क्षेत्र ये वाले हो गए और निम्न अक्षांश के क्षेत्र आपके ये वाले 0 डिग्री के आसपास वाले। तो 0 डिग्री के आसपास वाले एरिया को आप निम्न अक्षांश के क्षेत्र कहते हो और उच्च अक्षांश के क्षेत्र आपके ये जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल वाला एरिया है इन्हें आप उच्च अक्षांश के क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या किया जाता था, भोजन संग्रहण किया जाता था। उच्च अक्षांश के क्षेत्रों में कौन कौन आता है, तो उत्तरी कनाडा आता है, उत्तरी यूरेशिया आता है और दक्षिणी चिले आते हैं। अब दक्षिणी चिले कहां पड़ता है, तो साउथ में पड़ता है, दक्षिण अमेरिका का एक छोटा सा देश है, पतला सा। और एक उत्तरी यूरेशिया की बात की जाए तो रूस का जो साइबेरिया वाला ऊपर का उत्तरी जो इलाका है वो पूरी बात की जाए, और पश्चिमी यूरोप वाला एरिया, ठीक है, थोड़ा सा जो उत्तर की ओर पड़ता है। आगे, और उत्तरी कनाडा, आपको पता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सबसे ऊपर जो कनाडा का एरिया है उत्तरी कनाडा कहलाता है। तो वहां पर उस पूरे एरिया में भोजन संग्रहण के साक्ष्य मिलते हैं देखने के लिए कि वहां के लोग पहले भोजन संग्रहण किया करते थे। और निम्न अक्षांश के क्षेत्रों की बात की जाए तो वो कौन कौन से हैं, तो देखिए जरा, इसमें अमेजन बेसिन की बात की जाए, अमेजन बेसिन में भोजन संग्रहण किया जाता था। बेसिन है यहाँ पे, अमेजन बेसिन में किया जाता था और उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में किया जाता था। उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में किया जाता था भोजन संग्रहण, और दक्षिण पूर्वी एशिया के आंतरिक भाग में भोजन संग्रहण किया जाता था। दक्षिण पूर्वी एशिया का आंतरिक भाग कौन सा हो गया, भारत से अपने पूर्वी वाला इलाका जिसका नाम है म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम और चाइना से लगे जो ऊपर के उत्तरी भाग हैं, इन सभी क्षेत्रों में दक्षिण पूर्वी एशिया का ये आंतरिक भाग कहलाता है जहां पर भोजन संग्रहण किया जाता था। भोजन संग्रहण करने का मतलब है यानी वो कंदमूल इकट्ठा करके रखा करते थे और शिकार करते थे। ठीक है, आगे, अब भोजन संग्रहण का व्यापारीकरण की बात कर रहे हैं। साथियों, आपने आसपास में देखा होगा कि धीरे धीरे आपके जंगल खत्म हो गए। जंगल खत्म होने का कारण क्या रहा,
तो आपने देखा कि औद्योगिक विकास रहा है, औद्योगिकरण हुआ, रेलवे का विकास हुआ, बड़े बड़े एक्सप्रेसवे बनाए गए, हाईवे बनाए गए, जिससे बड़ी मात्रा में पेड़ों को काटा गया। तो जब पेड़ों को काटा गया तो पेड़ों को काटने की वजह से हुआ ये कि वहां के आसपास की जो स्पीसीज थी, जो प्रजातियां रह रही थी, जो जीवों की प्रजातियां थी, वो सब खत्म हो गए। उनके आवास ही छिन गए, उनके जब जंगल ही छिन गए तो वो रहेंगे कहां। यही कारण है कि वो जंगली जीव जो हैं आपकी मानव बस्तियों में घुसते दिखाई पड़ते, फिर मानव बस्तियों के आसपास दिखाई पड़ते हैं, फिर मानव उन्हें खतरा मान के उन्हें मार देता है जान से। तो बड़ी मात्रा में फिर इनका शिकार भी किया गया। अंग्रेजों के टाइम में बड़ी मात्रा में बाघों को मारा गया, शिकार किया गया, और शिकार के कारण हुआ यह कि हमारे देश के बड़ी मात्रा में स्पीसीज को खत्म कर दिया गया। बाघों की संख्या खत्म कर दी गई, हमारे देश के जो शेर थे वो भी खत्म कर दिए गए, लॉयन। इसके अलावा हमारे देश में जो चीता की प्रजाति पाई जाती थी वो भी खत्म कर दी गई, जिसे अब हमने अफ्रीका के नामीबिया से मंगाया है। यानी कि हमारे देश में बड़ी मात्रा में जीवों को नुकसान पहुंचाया गया। और भोजन संग्रहण का व्यापारीकरण की बात करें तो शिकार, जब मानव ने शिकार किया तो शिकार को जब एकत्रित करके रखने लगा तो मानव ने जब अंतरराष्ट्रीय मार्केट में देखा कि उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, तो मानव ने क्या किया, कीमती पौधों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जड़ी बूटियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, कई सारे जीवों को मारा। जैसे बारहसिंगा के सींगों के लिए बारहसिंगे का शिकार किया गया, गैंडे के सींग का कहा जाता है कि उपयोगी होता है, तो उसके लिए उन्होंने उसको मारा। दरअसल ये मिथ्य है, सब कुछ गलत है कि उसका सींग इस चीज में उपयोग हो रहा है, उसमें उपयोग हो रहा है, जीवों को मार दिया गया। बताइए ये कहां की मानवता है कि आप अपने किसी लाभ के लिए किसी जीव को मार दो, किसी जीवन को मार दो, किसी का जीवन ही खत्म कर दो। तो ये किया गया। तो आधुनिक समय में भोजन संग्रहण के कार्य का कुछ भागों में व्यापारीकरण हो गया है। देखिए कुछ भागों में नहीं, अब तो ये पूरे विश्व में जो भोजन संग्रहण किया जाता था उसका व्यापारीकरण देखा गया है। दूसरे देश जाकर के, आपको एक बात बताता हूं, अफ्रीका में एलिफेंट बहुत ज्यादा हैं। अब वहां के कुछ ऐसे देश हैं जो यूरोपियंस के लिए और अन्य सभी उत्तरी अमेरिकी देश नागरिकों के लिए एक पर्यटन का केंद्र बन गए हैं कि वहां पर वो लोग जाते हैं और कुछ पैसे डॉलर देते हैं और उसे दे करके वो उस हाथी का शिकार कर लेते हैं। ठीक है, आगे देखिए, यह लोग कीमती पौधे और पत्तियों तथा औषधियों को बाजार में बेचने का कार्य करते हैं। कीमती पौधों को इकट्ठा कर लेते हैं, औषधियों को, जड़ी बूटियों को इकट्ठा करके ये अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बेच देते हैं। ये लोग विभिन्न पशुओं का शिकार करते हैं, आखेट करते हैं और उनका भी व्यापार करते हैं, जैसे गैंडे के सींग का। और इसमें प्रयोग होने वाले चमड़ा, देखो सुनिए जरा, चमड़ा उद्योग में प्रयोग होने वाले जो चमड़ा होता है वो कहां से आता है, इन्हीं जानवरों से आता है। लेदर, आप लेदर की जैकेट पहनते हैं, शूज पहनते हैं, बेल्ट पहनते हैं, तो वो क्या कहां से बनती है, इन्हीं जीवों के शिकार से ही तो बन रही है। आप ये जो चमड़ा उद्योग को बढ़ावा दे रहे हो, चमड़ा उद्योग इतना फल फूल रहा है, क्यों फल फूल रहा है? क्योंकि शिकार बड़ी मात्रा में किया जा रहा है, आज भी जारी है। आज अब वैसे शिकार नहीं किया जाता तो खरीद के मार दिया जाता जानवरों को पैसों के लालच में। तो ये क्या हो गया है, आपके लिए बहुत जीवों को नुकसान पहुंचाने वाली समस्या बनी। आगे, कपड़ा बनाने, फलों को भोजन तथा पेड़ों से गोंद बनाना आदि। देखिए पेड़ों से जो गोंद बनाया जाता है उसको बेचा जाता है। ठीक है, रबड़ के लिए पेड़ लगाए गए थे, उन्हें बेचा जाने लगा। इसके अलावा आप जो पहले शहद देखा करते थे, आमतौर पर मधुमक्खियां जो थी वो शहद का छत्ता बनाती थी और उसे लेकर के कुछ लोग उसे तोड़ करके लाते थे और उससे शहद निकालते थे। लेकिन अब इसका व्यापारिक किस स्तर पर उपयोग किया जाने लगा है। अब आर्टिफिशियल तरीके से छत्ते बनवाए जाते हैं और मधुमक्खियों से शहद बनवाया जाता है। तो इसका क्या हो गया है, व्यापारीकरण हो गया है, क्योंकि उसके लाभ बहुत है तो इसलिए व्यापारीकरण कर दिया गया है। ठीक है, आगे चलिए, अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे है आपका च्युइंगम। साथियों, आप सभी को पता है कि आप में से कई सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे
जो च्युइंगम चूसते हैं, च्युइंगम को चबाते रहते हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन है, आप ये बताइए कि च्युइंगम को जब आप चबाते हैं तो चूसने के बाद उसके शेष बचा जो भाग बचता है, जो रबड़ सा होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे आप चिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? चिकल। और चिकल बनता किससे है? तो एक जैपोटा नाम का पेड़ होता है, तो जैपोटा नाम के पेड़ से सफेद रंग का एक पदार्थ निकलता है जिसे आप जैपोटा का दूध कहते हैं, जैपोटा वृक्ष का दूध कहते हैं। और जैपोटा के दूध के माध्यम से बनता है आपका चिकल। ठीक है, आगे देखिए जरा, ये वस्तुएं बहुत ही महंगी और वैश्विक बाजार में प्रतियोगिता नहीं कर सकती हैं। देखिए सुनिए जरा, ऐसा होता है कि कुछ वस्तुएं ना जो जिन्हें आप बहुमूल्य वस्तु समझते हैं, जो कि बाजारों में नहीं आसानी से मिलती हैं, ठीक है, महंगी मिलती हैं। दूसरी बात, जड़ी बूटियां भी आसानी से नहीं मिलती हैं, तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में ये बड़ी उच्च कीमतों पर बेची जाती हैं लाभ कमाने के लिए। इसलिए कृत्रिम उत्पाद वाले वस्तुएं इनका स्थान ले रही हैं। देखिए अब धीरे धीरे, जब हम पहले सूती कपड़ा पहना करते थे तब सूती कपड़ा इतना महंगा नहीं हुआ करता था, लेकिन जब धीरे धीरे अंग्रेजों ने कपड़ा बनाया और फिर उन्होंने अपना मशीनों के माध्यम से जब कपड़ा बना के इंडिया में बेचा, तो सूती कपड़े के मुकाबले में बहुत सस्ता था। जब बहुत सस्ता था तो हुआ ये कि लोगों ने उसी को खरीदना शुरू कर दिया। देखने में भी अच्छा लगता था, सुंदर था, रंगाई अच्छी थी, उसकी बनावट अच्छी थी, मशीनों के माध्यम से बना था, तो लोगों ने उसे खरीदना शुरू कर दिया। अब आज आप देख रहे हो तो सूती कपड़े को रिप्लेस कर चुका है अब धीरे धीरे आपके नायलॉन के कपड़े। नायलॉन ने धीरे धीरे बड़ी मात्रा में इसको रिप्लेस कर दिया गया है सूती वस्त्र से। क्यों? क्योंकि वो सस्ता पड़ता है, सूती वस्त्र महंगा पड़ता है, यही कारण है। आगे, पशुचारण। जब मनुष्य ने महसूस किया कि केवल, सुनिए जरा एक बात, जब मानव आदि मानव की अवस्था में रह रहा था, तो आदि मानव की अवस्था में रहते समय मानव ने महसूस किया कि भाई हमने शिकार बहुत कर लिया है और आसपास से हमारे जो जीव थे, जानवर थे, वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। तो मानव ने क्या किया, अब शिकार को बंद करके उसने पशुओं को पालना शुरू कर दिया। यानी अपने आसपास के एनवायरनमेंट से, अपने आसपास के वातावरण से उसने कुछ ऐसे पशुओं को चुना जो कि उन्हें वो पाल सकता था, और फिर उन्होंने उसे पालना शुरू कर दिया। यही आपका पहला पशुपालन कहलाया। और इसके लिए मानव ने कुत्ता, फिर भेड़, बकरी, गाय, भैंस सबको पालना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे उसने यात्रा करने के लिए घोड़े को पालना शुरू कर दिया लंबी दूरी की, फिर वजन ढोने के लिए गधे को भी पाला। तो इस तरीके से मानव ने कई सारे जानवरों को पालना शुरू कर दिया। और जब पशुओं को पालेंगे तो पशु को चराना भी तो पड़ेगा, तो जब पशुओं को चराया जाएगा तो वो पशुचारण कहलाएगा। ठीक है, आगे देखिए, तब मनुष्य ने आसपास के पशुओं का चयन करके उन्हें पालना शुरू कर दिया। वर्तमान समय में पशुपालन व्यावसायिक स्तर पर किया जाता है। ठीक है, यानी बड़े पैमाने पर किया जा रहा है पशुओं का पालन। ठीक है, और ये भारत में ही नहीं बल्कि अमेरिका जैसे कई बड़े देशों में भी किया जाता है। आगे सुनिए जरा, अब चलवासु पशुचारणों की बात करें तो ये पशुचारक जो थे शुरुआती अवस्था वाले, ये विश्व के कई क्षेत्रों में चलते फिरते अपने पशुओं को चराते थे और लंबी यात्राएं तय करते थे। लंबी यात्राएं तय क्यों करते थे? क्योंकि इन्हें चरागाह चाहिए। चरागाह क्या? घास का मैदान चाहिए जहां पर ये अपने पशुओं को चरा सकें। अब पशुओं को चराना है तो चरागाह चाहिए, और चरागाह कहां मिलेगा? तो चरागाह मिलेगा इन्हें अपने आसपास से थोड़ा दूर निकल के दूर की यात्रा करने पर। तो इसीलिए लंबी यात्राएं करते थे अपने पशुओं के साथ। अब काहे के लिए करते थे? तो उसके दो कारण थे। पहला कारण था कि पशुओं के लिए चरागाह ढूंढना, चरागाह ढूंढेंगे, और दूसरा कारण था इनका अपने लिए भोजन व पानी की तलाश करना। भोजन व पानी की तलाश करना कि भाई दोनों, ये भी तो कुछ खाएंगे भाई, तो भोजन और पानी की तलाश करना, पशुओं के लिए चरागाह की खोज करने के कारण ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर लंबी यात्राएं करते थे और अपने पशुओं को चराते समय विश्व के कई क्षेत्रों में घूमा करते थे। तो चलवासी पशुचारण एक प्राचीन जीवन निर्वाह का व्यवसाय था, जिसमें पशुचारक अपने भोजन, वस्त्र, आवास और औजार तथा यातायात के लिए पशुओं पर निर्भर रहते थे। यह अपने पशुओं के साथ पानी,
तो पशुओं के साथ क्यों जा रहे हैं घूमने? तो अब पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे। इसके निश्चित चरागाह भी होते थे, यानी कि ये पशु चारक भोजन पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर तो जाया करते थे, लेकिन इनके कुछ निश्चित चरागाह क्षेत्र भी होते थे, उन पर भी चर्चा करेंगे आगे। उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में गाय बैल पाले जाते हैं। देखिए ये जो पशु चारक हैं ये क्या है, अपने कुछ अलग से पशुओं को पाला करते थे जिनका बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता था। जैसे उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में गाय पाली जाती थी, बैल पाले जाते थे। उसी तरीके से यहां पर आएगा आपका दक्षिण एशिया में भेड़ बकरी ऊंट पाले जाते थे। तिब्बत में एंडीज, तिब्बत का जो आप तिब्बत देख रहे हो अपना उत्तर भारत वाला, तिब्बत से उत्तर भारत में, ठीक है, भारत से उत्तर में नेपाल पड़ता है और नेपाल के उत्तर में तिब्बत पड़ता है, जो कि अभी चाइना के अंडर में है, ठीक है। आगे सुनिए अब, तो तिब्बत और एंडीज क्या है, एक पर्वत श्रृंखला है जो कि आपको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में से, ये देखिए जरा, इस तरीके से एंडीज पर्वत श्रृंखला फैली हुई है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, इस तरीके से, ठीक है। ये इस तरीके से इस एंडीज पर्वत श्रृंखला में क्या है कि लोग अपने पशुओं को पाला करते थे। और कौन से पशु पाले जाते थे? तो यहां पर ये लोग पालते थे याक तथा लामा। यहां पर ये याक लिखा है, चौक हो गया है, याक तथा लामा पाला जाता था। उसी तरीके से ध्रुवीय क्षेत्रों में रेंडियर पाला जाता था। ध्रुवीय क्षेत्र, यहाँ पे ध्रुवीय क्षेत्र में रेंडियर पाला जाता था। रेंडियर क्या है? व्हाइट कलर का एक कुत्ते जैसी आकृति का जानवर होता है जिसे आप रेंडियर कहते हैं, तो वो पाले जाते थे वहां, ठीक है। आगे अब हम पढ़ेंगे चलवासी पशुचारकों के प्रमुख क्षेत्र। तो प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से इनके? तो इनके 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। पहला है उष्ण अफ्रीका के अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप होते हुए मंगोलिया तथा मध्य चीन तक फैला है। पहला क्षेत्र कहां से कहां तक फैला है? तो यहीं पर बना के बता देता हूं थोड़ा आपको। जैसे इस तरीके से आपका अफ्रीका है, ठीक है। अब ये अफ्रीका से अरब प्रायद्वीप पड़ता है यहां पर, ये इस तरीके से अरब प्रायद्वीप से होते हुए इस तरीके से ये आपका यहाँ पे मिस्र पड़ता है, ठीक है, इस तरीके से। आगे यहाँ अपना इंडिया है, ठीक, इस तरीके से। अब यहां पर अब सुनिए, तो क्या है कि उत्तरी अफ्रीका का उत्तरी अटलांटिक तट तो यही हो गया, उत्तरी अटलांटिक महासागर ये है, ठीक। तो उत्तरी अटलांटिक तट से होते हुए अरब प्रायद्वीप, इस तरीके से अरब एरिया में जाया करते थे ये लोग घूमते हुए। फिर अरब प्रायद्वीप से होते इस तरीके से निकलते हुए ईरान की पहाड़ियों से होते हुए मध्य चीन और मंगोलिया, यहाँ पर जो मंगोलिया पड़ता उत्तर में जाके, वहां तक जाकर के ये यात्राएं करते थे और अपने पशुओं को चराया करते थे। दूसरा है आपका यूरेशिया, यूरोप एवं एशिया के टुंड्रा प्रदेश, टुंड्रा जलवायु जहां पाई जाती है उसी को आप टुंड्रा प्रदेश कहते हैं। तो वहां पर ये क्षेत्र पड़ता था जहां पर ये लोग अपने पशु को चराते थे। टुंड्रा प्रदेश है कहाँ? यूरेशिया का जो आंतरिक भाग है ये वाला, रूस और यूक्रेन और आपका कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान से ऊपर वाला हिस्सा ये आपका यहाँ आता है, ठीक है। अगला क्या है? दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका एवं मेडागास्कर द्वीप। दक्षिणी पश्चिमी, देखो यहाँ पर एक मेडागास्कर नाम से द्वीप है। अब दक्षिणी अफ्रीका ये है और पश्चिमी अफ्रीका ये है, तो इस वाला एरिया दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका और मेडागास्कर द्वीप पर ये अपने पशुओं को चराते हुए आया जाया करते थे, यानी पशुपालन किया करते थे। आगे बढ़े तो चलवासी पशुचारकों का प्रवास यानी ऋतु प्रवास कैसे करते थे? तो नए चरागाहों, यहाँ पे चरागाहों आएगा, नए चरागाहों की खोज में यह पशुपालक गर्मियों में समतल मैदानी भागों में जाया करते थे और
समतल मैदानी भागों में जाया करते थे, यानी प्रवास करते थे। शीत ऋतु में पशुचारक प्राय पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी भागों की ओर चले जाते थे। उनकी इसी गतिविधि को ऋतु प्रवास कहा जाता है। ऋतु प्रवास, प्रवास सुनिए जरा, ऐसा होता है कि ऋतु प्रवास का मतलब यह है जब पशुचारक अपने पशुओं को चराने के लिए जब सर्दियां आ जाती हैं तो अपने पहाड़ी वाले क्षेत्रों को छोड़कर वे मैदानी भागों की ओर चले जाते हैं, जहां पर उन्हें धूपदार इलाके मिलते हैं और घास मिलती है, जहां वो पशुओं को चरा सकें और पानी और भोजन की व्यवस्था कर सकें। इसी तरीके से जब गर्मियां आती हैं तो वो मैदानी इलाकों को छोड़कर पहाड़ी क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं, जहां पर मौसम उनके अनुकूल हो जाता है, जहां पशुओं को चरा सकते हैं और घास चरागाह की व्यवस्था कर सकते हैं। तो इसलिए ये मौसमी आवागमन क्या कहलाता है? ऋतु प्रवास कहलाता है। अब आगे, भारत में ऋतु प्रवास करने वाली जनजातियां। तो ऋतु प्रवास करने वाली कुछ जनजातियां जिन्हें आप गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, भोटिया समुदाय के लोग कहते हैं। ठीक है, आगे। अब चलवासी पशुचारकों की संख्या कम होने के कारण क्या क्या है? तो सबसे पहला तो देखिए, पहले जब चलवासी पशुचारक एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाया करते थे तो तब उस टाइम पे की बहुत पुरानी बातें हैं, तब कोई राजनीतिक सीमाएं नहीं थी किसी की, बॉर्डर पर इतनी ज्यादा सिक्योरिटी नहीं हुआ करती थी, आसानी से बॉर्डर क्रॉस करके अपने पशुओं को चराते हुए चले जाते थे। लेकिन अब धीरे धीरे ये खत्म हो चुका है, क्योंकि अब राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण किया जा चुका है, बॉर्डर लाइंस का क्या कर दिया गया है, फेंसिंग कर दी गई है। कई देशों द्वारा नई बस्तियां बनाई गई हैं अपने बॉर्डर एरियाज में, तो जिस वजह से वो एंट्री करना बंद कर दिया दूसरे देशों का। घटते चरागाह तथा जंगल, अब धीरे धीरे जो चरागाह थे, जो घास के मैदान थे, वो भी धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। क्यों खत्म होते जा रहे हैं? औद्योगिकरण हुआ है, तेजी से एक्सप्रेसवे बनाए गए हैं, बिल्डिंग्स बनाई गई हैं उस एरिया में, तो उससे जंगलों को भी कमी आई है और चरागाह क्षेत्र भी घटा है। प्रतिबंधित चराई कर दी गई है। अब सरकार के द्वारा हर जगह चराई कराने पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं कि आप कुछ निश्चित क्षेत्र में ही अपने पशुओं को चरा सकते हैं, हर क्षेत्र में पशुओं को भी नहीं चरा सकते, तो जिसकी वजह से अब चलवासी पशुचारकों की संख्या कम हो गई है। अब पढ़ेंगे वाणिज्यिक पशुधन पालन। वाणिज्यिक पशुधन पालन क्या होता है? तो जब बड़े पैमाने पर व्यापारिक स्तर पर पशुओं को पाला जाता है तो अब उसे आप वाणिज्यिक पशुधन पालन कहते हैं। इसमें क्या किया जाता है? आमतौर पर इसमें पशुओं को एक ही प्रकार के पशुओं को पाला जाएगा, एक ही प्रकार के, चाहे वो घोड़े पाले जाएं, चाहे वो भैंस पाली जाएं, चाहे गाय पाले जाएं, एक ही प्रकार के पशुओं के बाड़े बनाए जाते हैं। ठीक है, और इसे क्या है, एक प्रकार से पूंजी प्रधान व्यवसाय है। वाणिज्यिक पशुधन पालन पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है। इसमें फार्म भी स्थायी होते हैं, यानी उनके द्वारा बनाए गए जो फार्म्स होते हैं वो भी एक तरीके से स्थायी रहते हैं और बने बनाए बाड़ों पर इन्हें रखा जाता है, और जहां पर उन्हें खुद आकर के, यानी इन्हें चराने के लिए एक नियंत्रित चराई कराई जाती है इनसे। ठीक है, आगे। फार्म विशाल क्षेत्र में फैले होते हैं और संपूर्ण क्षेत्र में छोटे छोटे इकाइयों में बांट दिया जाता है। देखिए, फार्म पूरा क्या है, बड़े क्षेत्र में, विशाल क्षेत्र में फैला हुआ होता है। अब इस फार्म में जो पशुओं को रखा गया है अलग अलग तरीके से रखा है। जैसे मान लो एक गाय का फार्म है, इन्होंने यहाँ गाय पाल रखी है। अब गाय जो पाल रखी है उन्हें अलग अलग कैटेगरी में हिसाब से रखते हैं। जैसे इस कैटेगरी में वह गाय हैं जो केवल जो अभी दूध दे रही हैं, ठीक। इस कैटेगरी में वो गाय हैं जो अभी दूध नहीं दे रही हैं और आने वाले टाइम में प्रजनन कर सकती हैं। तो जो प्रजनन की स्थिति में है अभी या कुछ समय बाद प्रजनन करेंगी तो उन गाय को रखा जाएगा। इसके अलावा इस कैटेगरी में वो गाय रहेंगी जो इनके बच्चे हैं, गाय के छोटे छोटे, ठीक है, बच्चे इनके। इसके अलावा इस कैटेगरी में वो गाय रखी जाएंगी जो अभी बीमार है। बीमार पशुओं को अलग रखा जाता है ताकि एक पशु से दूसरे पशु तक बीमारी ना लग पाए, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी में पशुओं को रखा जाता है, ठीक है। आगे, अति चराई को नियंत्रित करने के लिए इन्हें बाड़ लगाकर एक दूसरे से अलग कर दिया जाता है। अब इनके जो घास के चरागाह होते हैं उनको भी इसी तरीके से नियंत्रित किया जाता है। कैसे किया जाता है सुनिए जरा। अब पशु है, एक बड़ा सा फार्म बना रखा है। अब फार्म के लिए घास का एक बड़ा मैदान भी बना रखा है जहां पर पशुओं के चराई के लिए घास का मैदान तैयार कर रखा है। अब कैसे किया जाता है, अब एक बार में पूरे खेत में पशुओं को छोड़ दो तो पूरे खेत को ये बर्बाद बंजर बना देंगे,
पूरी घास खत्म कर जाएंगे, बर्बाद कर देंगे, खाएंगे कम, बर्बाद ज्यादा हो जाएगी। तो ऐसे में क्या किया जाता है, ये लोग अपने ये फार्म को, जो खेती का घास का मैदान होता है, इसे कुछ भागों में बांट देते हैं इस तरीके से, जैसे ए, बी, सी और डी, ये 4 भागों में बांट दिया गया। अब पशुओं को सबसे पहले इस वाले फार्म में लेकर के आया जाएगा, यहाँ पर लाए गए, पशुओं को चराया जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ की जो जितनी भी घास थी वो सब खत्म हो जाएगी। जब ये घास खत्म हो जाएगी तब इसे इस वाले फार्म से निकाल करके यहाँ पर ले जाया जाएगा और यहाँ पर घास की फिर से दोबारा से रोप दिया जाएगा कि यहाँ पर घास दोबारा से पैदा हो जाए। और यहाँ पर ये जो बाउंड्री सी बना रखी है, फेंसिंग कर रखी है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से फिर जब इस वाले फार्म में लाया जाएगा, इस वाले एरिया में लाया जाएगा, तो यहाँ की घास खत्म हो जाएगी एक टाइम पर। फिर जब यहाँ की घास खत्म हो जाएगी तब इन्हें यहाँ पर ले जाया जाएगा पशुओं को। फिर जब इसी तरीके से पूरा प्रक्रिया चलती रहेगी, फिर लास्ट में जब यहाँ तक की घास खत्म हो जाएगी तब तक नई घास इस वाले फार्म में आ चुकी होगी। फिर पशुओं को यहाँ से उठाकर इस वाले फार्म में चराया जाएगा और फिर जब इसकी खत्म हो जाएगी फिर से वही पूरा ये रिपीटेड सर्कल चलता रहेगा। ये पूरे सर्कुलर लूप बन जाता है। इस तरीके से पशुओं को वहां पर अति चराई से नियंत्रित होने से बचाया जाता है और उन्हें वर्ष भर हरी घास उपलब्ध कराई जाती है। आगे, अब जब चराई के कारण एक क्षेत्र की घास समाप्त हो जाती है तब पशुओं को दूसरे क्षेत्र में लाया जाता है, जैसा कि मैंने अभी बताया। इसमें पशुओं की संख्या भी चरागाह के अनुसार ही रखी जाती है। ऐसा नहीं है कि चरागाह के अनुसार, भाई आपके पास खेत का मैदान इतना सा है और आप पशुओं को पाल लो, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपका चरागाह बड़ा होना चाहिए, विशाल क्षेत्र होना चाहिए, उसके अनुसार आप पशुओं को रख सकते हैं। ठीक, आगे, इसमें केवल एक ही प्रकार के पशुओं को पाला जाता है, जैसे भेड़, बकरी, गाय तथा बैल और घोड़ा आदि। इसमें एक ही प्रकार के पशु पाले जाएंगे, ठीक है, बाड़े एक ही प्रकार के होंगे। आगे, इसमें प्राप्त, जो इनसे प्राप्त होता है, इनसे मतलब जो पशुओं को पाला इन्होंने, उनसे जो मांस प्राप्त होता है, ऊन प्राप्त होती है, तो उन सभी चीजों को क्या करता है, बाजार में डब्बा बंद करके बेच दिया जाता है। मांस को, ऊन को, जो भी चीज मिलता है, दूध मिलता है तो दूध को बेच दिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में। इससे पशुओं के प्रजनन, बीमारियों तथा स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाता है इसमें, ठीक है, ताकि उनके प्रजनन को ध्यान रखा, अच्छी ब्रीड के पशु पैदा हों और उनके प्रजनन पे अलावा स्वास्थ्य पे ध्यान रखा जाएगा ताकि कोई बीमारी की वजह से ना मर जाए। ठीक है, आगे, ये विश्व के न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, यहाँ पे अर्जेंटीना, ठीक है, उरुग्वे, अमेरिका में किया जाता है। यानी ये पशुधन पालन कहाँ किया जाता है, विश्व के कई बड़े विकसित देशों में भी किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। अब पढ़ेंगे हम कृषि। कृषि क्या है साथियों, देखिए जरा, जब मानव ने अपने विकास के लिए शुरुआती अवस्था में पशुओं को पाला, तो पशुओं को पाला, पशुओं को चराया भी उसने। तो जब पशुओं को चराया, धीरे धीरे चरागाह उसके खत्म होते चले गए। जब चरागाह खत्म होते चले गए तो मानव को लगा कि अब लंबी यात्राएं करना कठिन हो रहा है, क्योंकि हर जगह पानी और चरागाह एक साथ नहीं मिलते हैं। तो ऐसे में मानव ने क्या किया, अपने लिए पानी के जो कुछ एरिया को चयनित किया और वहां पर खेतीबाड़ी करनी शुरू कर दी। जैसे मानव ने ज्यादातर खेतीबाड़ी वहीं शुरू की जहां पर आसपास नदियां थीं, तो नदियों से पानी आसानी से उपलब्ध हो जाता था। तो इसीलिए मानव ने क्या किया, ज्यादातर नदी घाटियों में, तालाबों के आसपास अपनी खेतीबाड़ी की क्रिया शुरू की और मानव ने वहां से अपना कार्य आगे बढ़ाया और पशुपालन के साथ साथ खेतीबाड़ी करनी शुरू कर दी। देखिए जरा, कृषि के विभिन्न प्रकारों की बात करें तो पहला है निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि क्या होती है, तो जीवन पालन के लिए जो खेतीबाड़ी की जाती है, पेट भरने के लिए जो खेतीबाड़ी की जाती है, उसे आप निर्वाह कृषि कहते हैं। इसे 2 भागों में बांटते हैं, आदिकालीन निर्वाह कृषि और गहन निर्वाह कृषि। आदिकालीन निर्वाह कृषि जो बहुत पहले, जब आदि मानव की अर्थव्यवस्था थी तब की जाती थी, जब आदि मानव हुआ करता था, मानव आदि मानव के रूप में रहा करता था। यानी कि जब मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता फिरता रहता था, तब मानव क्या करता था, आदिकालीन कृषि करता था। लेकिन अब मानव क्या करने लगा है, ज्यादातर गहन निर्वाह कृषि कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा और कौन सी है, रोपण कृषि है, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि है, मिश्रित कृषि है, डेयरी कृषि है, भूमध्य सागरीय कृषि है, उद्यान कृषि कहेंगे इसको,
उद्यान कृषि है, सहकारी कृषि है। इसके अलावा कृषि के और भी कई सारे टाइप हैं, लेकिन ये आपके लिए मेजर टाइप्स हैं, ठीक है, ये आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। निर्वाह कृषि की बात करें, निर्वाह कृषि क्या है? निर्वाह कृषि का उद्देश्य जीवन का भरण पोषण होता है, जीवन पालन के लिए की जाती है। इसके उत्पादों का लगभग संपूर्ण उपयोग स्थानीय लोग ही कर लेते हैं, यानी उसे बाजार में नहीं बेचा जाता है, स्थानीय लोग अपने घरेलू स्तर पर ही उपयोग कर लेते हैं। और इसमें काम करने के लिए बाहर से भी कोई लेबर नहीं बुलानी पड़ती है, घरेलू लोग मिलकर ही क्या कर लेते हैं? उत्पादन कर लेते हैं, कृषि कार्य संपन्न कर लेते हैं। यह कृषि दो प्रकार की होती है, जिसे आप आदिकालीन निर्वाह कृषि और गहन निर्वाह कृषि के नाम से जानते हैं। आगे तो पहला क्या है? आदिकालीन निर्वाह कृषि। तो आदि मानव के टाइम में जो खेतीबाड़ी शुरू की गई थी, आज से आदिम समय में मानव के, तो उसे आप क्या कहते हैं? आदिकालीन निर्वाह कृषि कहते हैं। आदिकालीन निर्वाह कृषि है क्या? बेसिकली आदिकालीन निर्वाह कृषि को स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है, क्योंकि मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पे चला जाता था, फिर वहां पर जाकर के देखिए, मानव ने जब खेतीबाड़ी शुरू की तो उसने क्या किया? पहले पेड़ों को काटा, जंगलों को काटा, और जंगलों को काटने के बाद क्या किया? उस पेड़ों को काट करके फिर जला दिया गया। जब पेड़ों को काट के जला दिया गया तो मानव ने उन पेड़ों की जो बची हुई राख थी उसको क्या किया? खेत में फैला दिया, जो कि उर्वरक के रूप में काम करने लगी। फिर मानव ने वहां पर खेतीबाड़ी शुरू की, और खेतीबाड़ी शुरू की तो इसीलिए देखिए, पहले मानव ने एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता, कैसे जाता था? मान लीजिए कि मानव ने एक जगह पेड़ों को काट करके खेत बनाया, साफ किया, खेतीबाड़ी की। 5 साल बाद, 6 साल बाद जब उसकी उत्पादकता कम हो जाएगी तो उस स्थान को छोड़कर दूसरी जगह चला जाएगा, फिर वहां पर भी जाकर के इसी तरीके से पेड़ों को काटेगा, जलाएगा। काटना मतलब कर्तन, जलाना मतलब दहन, तो इसीलिए इसको कर्तन दहन प्रणाली भी कहते हैं। तो आगे चल करके जैसे ही मानव ने फिर दूसरी जगह जाके इसी तरीके से पद्धति अपनाई, तो वहां पर भी उसने क्या करा? खेतीबाड़ी शुरू कर दी। फिर 5-6 साल बाद फिर से कहीं और चला जाएगा या उसी स्थान पर वापस आ जाएगा। तो यानी कि वो मनुष्य अपना स्थान बदल रहा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। आगे, यह कृषि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है, जहां आदिम जाति के लोग यह कृषि करते हैं। आदिम जाति मतलब जो जंगलों में निवास करने वाले आदि मानव, आदिम समाज में रहने वाले लोग हैं, जो आज भी आपके जनजातीय क्षेत्र में रहने वाले लोग, उन्हें कहते हैं, ठीक है। आगे, इसका प्रमुख क्षेत्र अफ्रीका, दक्षिण एवं मध्य अमेरिका तथा एशिया है, जहां पर ये वाली खेती की जाती थी। आगे, यह लोग पहले किसी क्षेत्र में वनस्पति को जलाते हैं, क्योंकि जली हुई राख उर्वरकों का काम करती है, इसलिए स्थानांतरित कृषि कर्तन एवं दहन प्रणाली कहलाती है, ठीक है। आगे, इसमें खेतों का आकार छोटा होता है, भाई छोटा, जाहिर सी बात है कि कोई बड़ा खेत थोड़ी बनाएगा, शुरुआत में छोटा सा खेत बना करके उन्होंने खेती बाड़ी शुरू की। आगे, खेती भी पुराने औजारों से की जाएगी, लकड़ी व कुदाल से बने हुए जो हथियार होते हैं, उनके औजार होते हैं। कुछ समय बाद 3 से 5 साल बाद के जो अंतर होता है, तो मिट्टी का उपजाऊपन कम हो जाता है। जब उपजाऊपन खत्म हो जाता है तो उस स्थान को छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं, और दूसरी जगह चले जाते हैं तो वहां पर भी जाकर के यही व्यवस्था अपनाते हैं, यही कार्य वहां पर भी शुरू कर देते हैं। और जब वहां पर भी यही काम शुरू कर देते हैं तो यही क्या कहलाती है? इनकी स्थानांतरित कृषि कहलाती है। आगे, इस प्रकार की कृषि को विश्व में अलग अलग नाम से जाना जाता है। अलग अलग नाम कौन कौन से हैं? तो अब बात करते हैं अलग अलग नामों की। तो अमेरिका यानी यूएसए और मैक्सिको, अमेरिका और मैक्सिको, मैक्सिको में इसे मिल्पा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिल्पा, ठीक है। आता है ये एक नंबर में आते हैं आपके एमसीक्यू टाइप में। आगे, तो इंडोनेशिया और मलेशिया, यहां पर इसे क्या कहा जाता है? लादांग कहा जाता है। मलेशिया और इंडोनेशिया में लादांग। भारत का जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है वहां से झूमिंग कहते हैं, झूमिंग कहते हैं, झूम कृषि या झूमिंग कृषि, ठीक है। और भी इसे अलग अलग कई नामों से जाना जाता है, फिलहाल के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। आगे बढ़े। चलिए, अब बात करेंगे गहन निर्वाह कृषि की। गहन निर्वाह कृषि क्या होती है? इस प्रकार की कृषि को एशिया के घने बसे क्षेत्रों में किया जाता है, घने बसे क्षेत्र, ठीक है, जो ज्यादा ही पॉपुलेटेड एरिया क्षेत्र है वहां पर की जाती है वाली कृषि। आमतौर पर इस कृषि को 2 भागों में किया जाता है, 2 प्रकार से किया जाता है। एक तो चावल प्रधान है, चावल प्रधान कृषि, और दूसरी है चावल रहित कृषि, ठीक है।
चावल प्रधान और चावल रहित कृषि कहा जाता है। चावल प्रधान कृषि क्या होती है? जिसमें आप प्रमुख रूप से चावल का उत्पादन करते हो। चावल रहित में केवल चावल उत्पादन नहीं होगा, बाकी सभी चीजों का उत्पादन होगा। दोनों में अंतर क्या है? देखिए दोबारा सुनिए कि गहन निर्वाह कृषि क्या है? दो प्रकार की है। पहला है आपका चावल प्रधान और दूसरी है चावल रहित। चावल प्रधान कृषि में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन किया जाएगा और चावल रहित कृषि में चावल के अलावा अन्य सभी चीजों का उत्पादन किया जाएगा। जैसे गेहूं का उत्पादन किया जाएगा, सरसों का उत्पादन किया जाएगा, बाजरे का उत्पादन किया जाएगा, मूंगफली का किया जाएगा, अन्य सभी चीजों का उत्पादन किया जाएगा, लेकिन उसमें चावल का उपयोग ना के बराबर किया जाएगा। ठीक है, आगे तो अब बात करें चावल प्रधान का, तो इसकी मुख्य फसल क्या है? चावल होती है। तो चावल प्रधान तो तभी है ना जब चावल मुख्य फसल होगी उसकी। सिंचाई, सिंचाई वर्षा जल के माध्यम से होती है, क्योंकि वर्षा निर्भर कृषि है तो वर्षा जल के माध्यम से ही होगी, इसलिए यहाँ वर्षा निर्भर कृषि कहलाती है। आगे खेतों का आकार, खेतों का आकार भी भाई जनसंख्या का आकार जब ज्यादा है, जनसंख्या बहुत ज्यादा है तो खेतों का आकार भी छोटा होगा। और छोटा होता क्यों है? क्योंकि परिवार में जो खेती बाड़ी थी वो बढ़ती चली जाती है जनसंख्या बढ़ते साथ। जैसे मान लीजिए कि शुरुआत में किसी परिवार के दो बेटे थे, ए और बी, दो बेटे थे और खेती थी 10 एकड़। अब दोनों में बट गई 5-5 एकड़। ठीक है, ये इनके पिता थे। ठीक, अब इन्होंने खेती बांट दी 5-5 एकड़। अब ए के बेटे हुए 2 और बी के बेटे हुए 2। ठीक है, अब इसका एक बेटा ये है, एक बेटा ये है, तो अब एक को पड़ गया 2.5 बीघा या 2.5 एकड़, इसको भी 2.5 एकड़ पड़ गया, इसको भी यहाँ 2.5 एकड़, यहाँ भी 2.5 एकड़। अब मान लीजिए इन्होंने खेती नहीं खरीदी या खेती नहीं हो पाई इनके पास ज्यादा, तो ऐसे में क्या करेंगे ये? अब इनकी भी संतान होगी, मान लो 2 ही संतान हुई, ज्यादा नहीं हुई, तो इनका भी बढ़ जाएगा फिर, और फिर उसके पास 1 सवा 1 तो इस तरीके से इसका मतलब यह है कि खेती बाड़ी धीरे धीरे इनके खेतों के आकार छोटे होते चले जाएंगे। ठीक है, आगे तो खेतों का आकार छोटा होता है जनसंख्या अधिक होने के कारण। आगे तकनीकी श्रम, सुनिए जरा, इसमें क्या होता है? तकनीक का उपयोग कम किया जाता है और श्रम का उपयोग ज्यादा किया जाता है, क्योंकि परिवार के सदस्य मिलकर काम करते हैं तो ज्यादा टेक्नोलॉजिकल काम नहीं किया जाता है। कृषि में कृषक का पूरा परिवार लगा होता है। यंत्रों की अपेक्षा मानव श्रम का अधिक उपयोग किया जाता है, क्योंकि मानव हैं, घर के लोग हैं, सदस्य मिलकर काम कर लेते हैं पेट पालन के लिए। आगे उत्पादन, इसमें कुल उत्पादन तो अधिक होता है लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादन कम होता है। प्रति व्यक्ति उत्पादन कम क्यों होता है? सुनिए जरा, मान लीजिए 1 एकड़ जमीन है, ठीक है, या 1 एकड़ जमीन ये है, 1 हेक्टेयर मान लो, 1 हेक्टेयर है, ठीक है, 1 हेक्टेयर जमीन है, ये इंडिया की है। अब वहीं 1 हेक्टेयर जमीन है यूएसए की। ठीक, अब इंडिया में इस खेत में जो उत्पादन हो रहा है और अमेरिका में जो इस खेत में उत्पादन हो रहा है, दोनों में अंतर है। अमेरिका में मशीन से काम होगा, 1 या 2 व्यक्ति मिलकर काम कर लेंगे। मान लो 2 व्यक्तियों ने मिलकर काम कर लिया, ठीक है, 2 लोगों ने मिलकर काम किया, मशीनों का उपयोग करके किया। अब यहां पर सदस्य कितने परिवार में? मान लो 5 सदस्य हैं, 5 सदस्यों ने मिलकर के उत्पादन किया। अब यहां पर जो उत्पादन हुआ साल भर के अंदर, मान लो 10 क्विंटल गेहूं निकला, 10 क्विंटल गेहूं निकला, और यहां पर जो इन्होंने उत्पादन किया इनका 8 क्विंटल ही निकला। तो इनका कुल उत्पादन तो कम हुआ है ना, लेकिन प्रति व्यक्ति अगर उत्पादन की बात की जाए तो ये 2 भागों में बटेगा। तो यहां पर एक व्यक्ति को कितना मिल गया? 4, ठीक है, 4 क्विंटल मिल गया। और वहीं अब इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में अगर इसे हर व्यक्ति के हिसाब से बांटेंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 2, यानी हर व्यक्ति को कितना मिल रहा है? तो प्रति व्यक्ति केवल 2 मिल रहा है, 2 क्विंटल गेहूं, बस, इससे ज्यादा नहीं मिल रहा है। तो ये क्या है? भारत में प्रति व्यक्ति उत्पादकता कम है, अमेरिका में ज्यादा है। ठीक है, यही बात ये लिखी हुई है। आगे क्षेत्र, तो यह कृषि एशिया के घने बसे क्षेत्रों में की जाती है जहां पर जनसंख्या अधिक निवास करती है। आगे चावल रहित गहन निर्वाह कृषि क्या होती है? इसमें चावल के अलावा अन्य सभी फसलें उगाई जाती हैं, जैसे गेहूं, बाजरा, सोयाबीन, सोरपम कहते हैं इसको यहाँ पे। इसके अलावा सिंचाई, इसमें
नलकूपों के माध्यम से की जाती है, नहरों के माध्यम से की जाती है, नहर बना करके नहर बनाई जाती हैं, नलकूप बनाए जाते हैं, ट्यूबवेल बनाए जाते हैं, इन सभी चीजों से यहाँ पे सिंचाई की जाती है। ठीक है, आगे। अब सुनिए जरा, तो खेतों का आकार इसमें भी छोटा होता है और बिखरा हुआ होता है, खंडित जोत होती है, दूर दूर तक बिखरे हुए होते हैं। क्षेत्र, यह भारत में मैदानी भागों में की जाती है ज्यादातर, यहाँ गेहूं का उत्पादन किया जाता है। चीन, मंचूरिया, उत्तर कोरिया, जापान में सोयाबीन उगाया जाता है। भारत के गर्म व शुष्क क्षेत्रों में ज्वार उगाई जाती है, बाजरा उगाया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा श्रम तथा तकनीक की बात की जाए तो इसमें मशीनों के स्थान पर खेती ज्यादातर पशुओं और मानव श्रम के द्वारा की जाती है। इसमें मानव श्रम की अधिक आवश्यकता होती है। इस कृषि की अधिकतर विशेषताएं वही हैं जो कि चावल प्रधान कृषि की हैं। अंतर केवल इतना है कि इसमें सिंचाई की जाती है और उसमें सिंचाई नहीं की जाती है। यानी कि चावल प्रधान कृषि और चावल रहित कृषि में केवल अंतर इतना सा है कि चावल रहित कृषि जो है उसमें खेतों में सिंचाई की जाएगी, ट्यूबवेल के माध्यम से की जाएगी, नहरों के माध्यम से की जाएगी। और उसमें क्या है, जो जिसमें चावल ज्यादा उगाया जा रहा है, चावल प्रधान है, तो उसमें वर्षा निर्भर कृषि है। जहां पर वर्षा अधिक होती है वहां पर चावल अधिक किया जाता है। इसीलिए भारत के ज्यादातर जहां पर वर्षा 200 सेंटीमीटर के ऊपर होती है वहां पर ज्यादातर चावल ही उगाया जाता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा चावल उगाया जाता है और यहाँ पर चावल की 3 किस्में उगाई जाती हैं, 3 फसलें ली जाती हैं, ओस, अमन और बोरो। ठीक है, तो 3 प्रकार की यहाँ पर वेराइटीज उगती हैं, फसलें उगती हैं। आगे साथियों, आज मैं आपको एक क्वेश्चन देकर के जाऊंगा। उस क्वेश्चन का आपका क्या करना है, आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि आदिकालीन निर्वाह कृषि को उत्तरी अमेरिका में किस नाम से जाना जाता है? उत्तरी अमेरिका में किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन है आपका ए, तो लिखना लादांग। ऑप्शन बी झूमिंग। ऑप्शन सी मिल्पा और लास्ट में है ऑप्शन डी जिसे आप स्थानांतरित कह सकते हैं। अब आपको यह बताना है कि आपका इसमें आंसर क्या है। अगर आपको चैप्टर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल का कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें। ठीक है, आदिकालीन निर्वाह कृषि को उत्तरी अमेरिका में किस नाम से जाना जाता है, इसका आंसर जरूर देना। इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें इसका आंसर। बाकी के मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।